नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात इंटरनेट और युवाओं की और इसके झांसे में आ रहे लोगों की। दरअसल घंटों इंटरनेट पर समय बिताने वाले युवा साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये युवा जानते नहीं हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे युवा साइबर ठगों का निशाना बन रहे हैं। भोपाल साइबर क्राइम की ओर से चौंकाने वाला खुलासा हुआ और बताया गया कि 18 से 25 साल के युवा साइबर ठगी का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि डिजिटल युग में कैसे स्मार्ट हो रहे हैकर्स, और सवाल यह कि साइबर ठगों से निपटने का क्यों नहीं है कोई ठोस प्लान। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खुलासा हुआ है कि अब पढ़े लिखे युवा साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। ये वो युवा हैं जो ज्यादा टाइम ऑनलाइन रहते हैं और ज्यादा समय इंटरनेट पर बिताते हैं। भोपाल साइबर क्राइम में दर्ज हुई शिकायतों में ये साफ हुआ है कि साइबर ठग युवाओं की कमजोरी को भांपकर नए ट्रेंड के तहत ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ये साइबर ठग 18 से 25 साल के युवाओं को शिकार बना रहे हैं। ठगों के निशाने पर ऑनलाइन रहने वाले युवा हैं। सबसे ज्यादा ग्रेजुएट युवा ठगी का शिकार हुए हैं। भोपाल साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर पर जनवरी से अप्रैल के बीच आई 492 शिकायतों का विश्लेषण करने के बाद खुलासा हुआ है कि ज्यादा ऑनलाइन रहने वाले युवा साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। टेक्नो फ्रेंडली ज्यादा होने से युवाओं के साथ ठगी बढ़ रही है। इन शिकायतों में सामने आया है कि पहले जहां साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड के शिकार सबसे ज्यादा बुजुर्ग होते थे, इसका कारण था वे इंटरनेट फ्रेंडली नहीं होते थे। जानकारी की कमी होने के कारण बुजुर्गों को शिकार बनाना ऐसे हैकर्स के लिए बेहद आसान होता था, लेकिन अब ये हैकर्स युवाओं को शिकार बना रहे हैं। इस साल सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड युवाओं के साथ हुआ है। ये हैकर्स जिस नए ट्रेंड को अपना रहे हैं उसका नाम है पीयर प्रेशर। अगर ये जाने कि पीयर प्रेशर क्या होता है तो पीयर प्रेशर का मतलब साथियों का प्रभाव या दबाव। साथियों को देखकर ऑनलाइन ज्यादा कमाने की होड़, दोस्तों की ऑनलाइन इनकम बढ़ती देखकर ज्यादा कमाने की इच्छा। युवा अपनी ऑनलाइन इनकम बढ़ाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जिसकी वजह से युवा सबसे ज्यादा ठगी का शिकार हो रहे हैं। पीयर प्रेशर में युवा अपने पैसे गंवा रहे हैं। दोस्तों ने यदि ऑनलाइन ट्रेंडिंग से पैसे कमाए तो वे भी चाहते हैं कि मैं भी पैसे कमा लूं, लेकिन ज्यादा जानकारी न होने से वे जालसाजों के झांसे में आ रहे हैं और साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। दरअसल कोविड के दौरान युवा वर्ग का रुझान सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखाई दिया है और यूथ सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। इसका फायदा साइबर क्रिमिनल्स ने उठाया है। ऐसे में अगर आप युवा हैं या आपके घर में भी ऐसे युवा हैं जो ज्यादा समय तक ऑनलाइन रहते हैं या अपना समय इंटरनेट पर बिताते हैं, तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। पवन दुग्गल जी साइबर एक्सपर्ट थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन अश्विनी दुबे जी हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, आशीष वैश्य जी हैं फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अश्विनी जी मैं आपसे ही कर रहा हूं। ये जिस तरह के केस सामने आने शुरू हुए हैं अब, और पहले तो बुजुर्गों को लेकर बड़ी चिंता रहती थी कि इंटरनेट का इस्तेमाल वो कर तो रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से शायद उतने वाकिफ नहीं है और जल्दी झांसे में आ जाते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग अपने आप को कहता है वो युवा आखिरकार इस झांसे में आ रहा है, तो इसके पीछे क्या बड़े फैक्टर मानते हैं? और इस तरह की शिकायतें आपके पास भी आती होंगी, तो उसमें क्या चीज निकलकर एक कॉमन सामने आई आपके सामने? देखिए, आज जैसा कि आपने लोगों में दिखाया अपने कि जो मैक्सिमम टाइम इंटरनेट पर रहने की वजह से और बहुत सारे जो हमारा यूथ है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का 24 घंटे जो इस्तेमाल कर रहा है, और उस परिस्थिति में तमाम ऐसे लिंक्स, ऐसे तमाम कॉल्स या कॉमन फ्रॉड के जो उनके जो तरीका इजाद करते हैं वो आता है, जैसे ही वो करते हैं और वो आदमी फ्रॉड का शिकार। जैसे लॉटरी फ्रॉड एक कॉमन फ्रॉड है जो सबसे ज्यादा अधिक होता है, जिसमें अननोन नंबर पर कॉल आता है।
यह बताया जाता है कि ऑनलाइन लॉटरी लगी है, लॉटरी के पैसों को ट्रांसफर करने के लिए इतने पैसे पे करने होंगे। फिर उसके बाद कुछ पैसे ट्रांसफर करते तो साइबर क्रिमिनल्स फिर से नया कारण बनाकर कुछ और पैसे की मांग करते हैं। प्रोसेस चलता रहता है और वो पूरी तरह से जब तक कि आप उनकी मांग को पूरी करते रहते हैं या आपके अकाउंट डिटेल्स को अपने पास ले लेते हैं और वो जो है पूरा का पूरा पैसा ले जाते हैं, जिसको लूट कहते हैं। दूसरा, OLX फ्रॉड जैसी चीजें आ गई, जैसे कि कॉमन फ्रॉड हो गए जिसके चक्कर में OLX फ्रॉड में फंस जाते हैं। जैसे फ्रॉड करने वाला व्यक्ति जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स वाली ई-कॉमर्स वेबसाइट में अपना फेक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और जब किसी को प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो उसके खरीदने के लिए कोई जब उस फ्रॉड से संपर्क करता है, पूछता है, तो उसको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और तब पता चलता है कि वो पेमेंट किया जाता है और तब वो जो है समझ में आएगा कि आपका पैसा तो जो साइबर फ्रॉड से उनके पास है। जैसे यूपीआई फ्रॉड में आज तक देखिए कि मैक्सिमम जो पेमेंट्स हो रही है लोकेश जी वो यूपीआई आधारित पेमेंट्स हो रही है, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल। तो बहुत सारे लोगों को इस यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करना सही तरीके से नहीं आता और यही वजह होती है कि फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं और पेमेंट रिसीव करने की जगह पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि स्कैमर्स होते हैं जो संपर्क में रहते किसी पुराना प्रोडक्ट जैसे एसी, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, वो सब बेचने के लिए जो साइट्स है उन साइट्स पर लिस्ट करते हैं और जैसे ही उस स्कैमर्स से संपर्क करते हैं वो अपनी फेक आईडी दिखाते हैं, खुद को एक प्रोफेशनल व्यक्ति दिखाते हैं, प्रोफेशनल एड्रेस बताते हैं और गूगल पर तमाम वो अपनी कंपनीज खोल के रखते हैं। आपको लगता है कि तो बहुत ही सही और पूरा इनका यहाँ एड्रेस है, यहाँ ऐसा है और फिर आप सामने वाला व्यक्ति उसकी यूपीआई आईडी मांगता है। जब वो यूपीआई आईडी स्कैमर को देता है तो पेमेंट करने के बजाय पेमेंट रिक्वेस्ट कर देता है और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं जैसे ही तो अकाउंट से कटकर जो पैसा है वो स्कैमर के पास चला जाता है, वहां फ्रॉड हो जाता है। तो आप तमाम अपनी अकाउंट डिटेल्स अगर शेयर करते हैं तो अकाउंट डिटेल्स से सारी चीजें उनके पास टेक्नोलॉजी के थ्रू आ जाती है, आपका पैसा। फिशिंग फ्रॉड भी जैसे हो गया, बहुत ही हार्मफुल है, यह पता भी नहीं चलेगा कि आपको किस तरीके से बेवकूफ बना दिया गया है। उस फ्रॉड की वजह से बहुत सारे को पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है। केवाईसी फ्रॉड जैसे लोकेंद्र भाई आप भी मैसेजेस करते होंगे, जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड एक ऐसा सिस्टम अभी डेवलप हो गया है जिसमें यूथ मैक्सिमम फ्री वाईफाई के चक्कर में, इंटरनेट पर ज्यादा रहने की वजह से या यूआरएल नहीं चेक करने की वजह से फंस जाता है। यानी इसके चक्कर में वैसे भी लोग फंसते हैं जो बहुत एडवांस है और भोले भाले लोग तो फंसते ही हैं, इसलिए बहुत समझ करके इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल आशीष वैश्य जी, सारी चीजें तो हैं लेकिन क्या हम कोई ऐसा सिस्टम डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई बड़ा ब्रांड है तो तुरंत उसका डुप्लीकेट एक वेबसाइट आ जाती है, वहां पर ऑफर आने शुरू होते हैं, प्रोडक्ट बिकने शुरू हो जाते हैं। कोई ऐसा सिस्टम क्या क्रिएट नहीं हो सकता है कि डुप्लीकेसी को हम ऑनलाइन रोक सकें? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं तो वहीं पर फंसते हैं, लोगों को सस्ते में चाहिए कोई चीज, लोगों को फ्री में चाहिए, उस लालच में बहुत जल्दी लोग आ जाते हैं। लोकेश जी, ऐसा सिस्टम डेवलप होना अगर व्यवहारिक रूप से कहूं तो संभव ही नहीं है। हमको सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि 2019 में इंडिया के अंदर 2 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन पर डे होते थे, जो कि आज की तारीख में 36 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन पर डे हो गए हैं। तो वॉल्यूम अगर इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो कोई भी चीज को मैनेज करना, और टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रही है और हमें ये चीज मानने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए कि जो हैकर्स हैं वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा स्मार्ट होते हैं। उन्हें मालूम है कि किस सॉफ्टवेयर को कैसे तोड़ा जाए, और चूंकि ये साइबर वर्ल्ड एक डायनामिक वर्ल्ड है, स्टैटिक नहीं है कि जो बन गया वो बनता जा रहा है, डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है। आप एक युवा की बात तो छोड़िए, मैं एक आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया की, जो इंडिया की टॉप 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आती है, मैं उसका अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं ले पाऊंगा। उस कंपनी का सॉफ्टवेयर हैक कर लिया गया और उसको हैक करके उसमें मालवेयर डाल दिया गया और वो कंपनी 7 दिन तक पूरे इंडिया में उसके 48 यूनिट्स में प्रोडक्शन बंद रहा, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि क्या बनना है, कौन सा मॉलिक्यूल कहां किस पोजीशन पे है। तो अगर इंडिया की 5 सबसे बड़ी कंपनी में से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो युवाओं के लिए यह मानना कि कोई एक ऐसा सिस्टम निकल जाएगा जो साइबर क्राइम को रोक देगा, तो यह असंभव नहीं है, यह असंभव है। हम अगर वो अपडेट हो रहे हैं तो हमें भी डेली बेसिस पे अपडेट होना पड़ेगा, और अगर हम कुछ बेसिक प्रिकॉशन लें तो हम इसको 90-95% तक कम कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, बट रिमूवल इज नॉट पॉसिबल।
एलिमिनेशन हो सकता है। हम बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम करें कि भाई हम जो नेट की ये साइट्स हैं, पे साइट्स, इनको हम मोबाइल के बजाय अगर हम कंप्यूटर से चलाना शुरू कर दें तो काफी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर हम कंप्यूटर में प्रॉपर अपडेट सॉफ्टवेयर रखें जो कि हमारे वायरस को खत्म कर दे, और वो ऐसा सॉफ्टवेयर जो शायद अगर पेड लेना पड़े तो पेड भी हम लें, बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। पेड सॉफ्टवेयर आपके जो इन्फेक्शन है उनको डेली घंटों के बेसिस पे अपडेट करता है। तो जैसे साइबर फ्रॉड अपडेट होता है वैसे ही वो अपडेट करता है। जबकि आमतौर पे हम क्या करते हैं, जैसा कि अभी सही बोला आप साहब ने मेरे पहले वाले, कि हम फ्री वाईफाई, फ्री चार्जिंग स्टेशंस, हमारे जो साइबर फ्रॉड का मूलतः कारण है वो फ्री पाने की अपेक्षा और फ्री पाने के चक्कर में या सस्ता पाने के चक्कर में गलत दिशा में भागना है। अगर हम उसको बिल्कुल सुनिश्चित करें कि भाई हम यूपीआई अगर करेंगे तो सिस्टम से करेंगे, तो हम उसको काफी हद तक रोक सकते हैं। बट ये मानना कि ये खत्म हो जाएगा, ये भविष्य में और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती जा रही है, अब ये जो साइबर फ्रॉड है इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। अब ये कोई एक जमताड़ा की मोनोपोली नहीं रहा या नू मेवात की मोनोपोली नहीं रहा है कि वहां के 4 लोग पेड़ पे बैठ के साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। अब ये प्रॉपर कंपनीज बनी हुई हैं जो कि एज अ कॉर्पोरेट चल रही है और ये साइबर फ्रॉड कर रही है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हालांकि वो न्यूज़ फेक नहीं, पूरी तरीके से संस्थागत हो गया है, मतलब कि कोई एक व्यक्ति नहीं है और इसको पूरी तरीके से अब मैनेज किया जा रहा है। लेकिन पवन दुग्गल जी, सवाल तो यही है कि ये फोन जो हमारे हाथ में अब हमारी आदत में शुमार हो गया है और उसका दायरा अब लगभग पूरे भारत में पहुंच रहा है। अब बहुत कम ऐसी जनसंख्या बच रही है जिसके पास ये स्मार्टफोन नहीं, तो इसके खतरे से बचने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्योंकि आमतौर पर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसको सबसे पहले तो यही समझ नहीं आता कि मैं शिकायत कहां लेकर जाऊं, कैसे करवाऊं, क्या स्टेप्स उठाऊं। मुझे लगता है कि आज के मोबाइल क्रांति के युग में हम मोबाइल के खतरों से निपटने के लिए पूरी तरीके से असक्षम हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि हम सो रहे हैं बहुत डीप नींद में, और अभी हम उठे नहीं हैं, लेकिन आग चारों ओर फैल चुकी है। प्रॉब्लम है कि भारतवर्ष में 2 बातें हो रही हैं जो सामाजिक तौर पर हम देख रहे हैं। पहला तो एक नई क्रांति भारतवर्ष में कुछ सालों से चल रही है, जिसे मैं भारत की उल्टी की क्रांति बोलता हूं, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। आज भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज कहीं ना कहीं हम लोग विश्वासी बहुत हो गए हैं, हर चीज पर विश्वास कर रहे हैं बिना सोचे समझे क्योंकि कानूनी परिस्थितियां क्या होने वाली हैं। तो इस संदर्भ में जब हम मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम अपना लाइफ का केंद्र बिंदु बना रहे हैं, लेकिन जो बेसिक जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो नहीं बरत रहे हैं। तो उसकी वजह से ही हम पा रहे हैं कि साहब लगातार मोबाइल के द्वारा साइबर क्राइम के नए नए स्वरूप उत्पन्न होते जा रहे हैं और हम सबके समक्ष आ रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी जी, लेकिन बात तो ये है कि जिस तरीके से लोग कितने भी सचेत हो लें, लेकिन उसके बावजूद तरीके इतने सारे हो गए हैं, अब सिम की क्लोनिंग हो जाती है या फिर फोन ये हैक कर लिया गया, तो वो चांसेस कई बार ऐसे भी हैं कि लोग ना चाहते हुए भी फंस रहे हैं। तो उसके बाद करना क्या है उन्हें, क्योंकि वेबसाइट भी उपलब्ध है, नंबर भी उपलब्ध है, हम लगातार उसको फ्लैश भी कर रहे हैं अपने ग्राफिक्स में, लेकिन लोग फिर भी असहज महसूस करते हैं। जिससे कई बार हम देखते हैं कि पुलिस थानों में गए, वहां पर नहीं सुनवाई होती है। उसी तरह के मामले साइबर केसेस में भी सामने आते हैं कि वो बैठ जाते हैं। कई बार तो ऐसे मामले सामने आते हैं कि कुछ वीडियोस उनकी फैलाने की बात कही जाती है, उसके नाम पर ठगी की जाती है। तो सामाजिक हमारी जो छवि है वो खराब ना हो, उस चक्कर में भी लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो करें क्या लोग अगर इस तरह के मामले सामने आ जाए? देखिए लोकेंद्र जी, सबसे पहले तो हमें हमारे देश को डाटा सॉवरेनिटी, आज हमारा डाटा हमारे पास नहीं है, तो डाटा संप्रभुता की बात हम जो करते हैं वो डाटा संप्रभुता हमारे भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा अपना डाटा के उसमें। दूसरा, आप देखिए कि इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस आई 2019 में, फॉलोड इन 2022, जिसमें सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी जितनी भी रही, सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी अगर किसी काम को कर दिया उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया। लेकिन अल्टीमेटली डाटा कहां से बन रहा है? भारत के पास अपना डाटा नहीं है।
भारत के पास डाटा नहीं, तो सपोज जैसे पिक्चर की बात की, वीडियो की बात की, आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो भूल जाइएगा, आपने डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया। आपका डाटा कहीं उज्बेकिस्तान में, कहीं सोमालिया में, कहीं मंगोलिया में कहां सेव हो रहा है और कैसे उसको हैकर्स मिसयूज कर रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं है। दूसरा, एक डिफरेंट पासवर्ड अगर आप रखते भी हैं तो उन पासवर्ड को याद करना आपके पास वो नहीं है। और मोबाइल आपका बैंक भी हो गया, मोबाइल आपका हॉस्पिटल भी हो गया, मोबाइल आपका सारे के सारे ट्रेन की टिकट भी, फ्लाइट की टिकट भी, गाड़ी भी, सब कुछ, उबर से लेकर ओला से लेकर तमाम ऐसा मोबाइल हो गया और मोबाइल इंटरनेट के बिना चल नहीं सकता। तो सवाल इस बात का कि जैसे जैसे हैकर्स का हैक करने का ट्रेंड बढ़ रहा है, उसके साथ हमें जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, और वो मैकेनिज्म डेवलप करने की जिम्मेदारी सरकार की है ताकि इस तरह के फ्रॉड्स को रोका जा सके। दूसरा, जो आईटी एक्ट का 2008 की धारा 43A है, आईपीसी की धारा 379 है, 406 है, जिसके तहत कार्यवाहियां नॉर्मल होती हैं, उसमें प्रोसेस इतना लंबा बन जाता है, इतना लेंदी हो जाता है, प्रोसेस ही पनिशमेंट। जब फिर एफआईआर दर्ज करवाने के पहले आपको तमाम चीजें जो सोचनी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी का वीडियो, किसी का फोटो, किसी का कहीं ऐसा नहीं उसको लिखो तो लोग जाते ही नहीं कंप्लेंट कर दें। उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो मित्र पुलिस है वो मित्र पुलिस आपके साथ खड़ी है, माने वो पुलिस जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा कहीं, जैसी आप पुलिस में जाएं, पुलिस आपके साथ खड़ा है। दूसरा, यूपीआई एप्स जो जैसी चीजें हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके साथ यूपीआई के जरिए फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो उसे आप तुरंत समझ लेंगे और स्कैम होने से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए अगर कोई यूपीआई एप्स वगैरह इस्तेमाल करें तो उसके बारे में समस्त जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, देखिए, कोरोना वायरस के चलते रिमोट वर्किंग बढ़ गई, फिजिकल लेन देन सारा इतना लेवल पर बढ़ गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ले लिया, उसी प्रोपोर्शनेट में ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए। अब ऑनलाइन लॉटरी, कैसीनो, गेमिंग, शॉपिंग, फ्री डाउनलोड करने वाली जो वेबसाइट्स हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स के डिटेल्स जो मांगती हैं, उसको बिल्कुल नहीं शेयर करें। और जब शेयर नहीं करेंगे तो कुछ हद तक आप बच सकेंगे, और जो फ्री की चीजें हैं उस फ्री की चीजों से तो बिल्कुल बचना ही है। लेकिन आशीष जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अभी तो हम एज ए इंडिविजुअल चर्चा कर रहे हैं कि मेरा नुकसान हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन हम देश के बारे में सोचें। अगर हर चीज फ्री में उपलब्ध हो रही है इंटरनेट पर, उसके चक्कर में लोगों के अकाउंट भी खाली हो रहे हैं, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा झटका है कि सरकार, चलिए एक आदमी के बारे में नहीं सोच रही इस वक्त, लेकिन ओवरऑल देश की इकोनॉमी को कितना बड़ा ये डेंट कर रहे हैं, उस पर तो सोचें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें सरकार से कोई भी अपेक्षा करना एक समझदारी वाली बात नहीं है। डेटा कोई बॉर्डर से, बीएसएफ से चेकिंग करा के इंडिया में नहीं आ रहा है, ये बाय एयर आ रहा है। इसको कोई भी सरकार दुनिया में नहीं रोक सकती है। तो हम सोचे कि सरकार इसमें कोई कार्य कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। दूसरा, आपने बोला कि इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन इतना खतरनाक है साहब कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्टेट वाइस चेयरमैन हूं। अभी हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें सबसे बड़ा डेलिब्रेशन यही हुआ था कि इंडिया की इकोनॉमी को सबसे बड़ा खतरा ये साइबर अटैक से है, न केवल इकोनॉमी को बल्कि इंटेग्रिटी को। अभी एक रिसेंटली न्यूज आई जो ऑथेंटिक न्यूज है कि एक लेडीज की अंडरगारमेंट बेचने वाली साइट से 19 लाख लेडीज का डाटा हैक हो गया। आप समझ सकते हैं इसका इंप्लीकेशन क्या है, किस हद तक इंप्लीकेशन जा सकता है। इसके थ्रू आपका लव जिहाद बढ़ाया जा सकता है, इसके थ्रू आपके यहां मॉलेस्टेशन के केस बढ़ सकते हैं। अगर हमारी बहनों का, हमारी बच्चियों का अंडरगारमेंट्स का डाटा एक हैकर हैक करके विदेश में या देश में यूज कर रहा है, तो ये किस लेवल तक जा रहा है। ये एक इंडिविजुअल की बात नहीं है। इकोनॉमी की बात अगर आप करें तो करीब करीब 11 कंपनीज हैं जिनने अपना नाम नहीं बताया है। इंडिया की टॉप मल्टीनेशनल से मैं पर्सनली जानता हूं, उनके पूरे प्लांट 8-8 दिन बंद रहे हैं क्योंकि उनका डाटा में करप्ट कर दिया गया है। हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स को करप्ट किया जा रहा है। इसका एक ही तरीका है, हर कंपनी को हर व्यक्ति को अपने आप में साइबर विजिलियंट होना पड़ेगा। सरकार नियम बना सकती है, सरकार ने बना दिया रेड लाइट क्रॉस नहीं करे, तो रेड लाइट क्रॉस नहीं करना आदमी के स्वयं विवेक पे मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह सरकार आईटी लॉ बना सकती है, पर सरकार आपको मजबूत नहीं कर सकती। कोई करना, एक आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं क्योंकि समय सर मेरे पास कम है। पवन जी, एक आखिरी रिएक्शन, कोई एक ऐसा
2-3 पॉइंट्स आप बताना चाहें दर्शकों को जो जिनका इस्तेमाल करें वो, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ओटीपी नहीं देना है या अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा प्लान जो अपनी दिनचर्या में वो अपनाएं जिससे इस तरह के मामलों से बच सकें वो। हम सबको आज साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के रूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम उम्मीद करें कि हम कुछ भी गड़बड़ करें, साइबर सुरक्षा का दायित्व सरकार पर या प्राइवेट सेक्टर पर या मेरे सर्विस प्रोवाइडर पर है, तो गलती हमारी है। दूसरा, आज आवश्यकता आ गई है नीड टू नो बेसिस पर चीजें शेयर करने की। पूरी दुनिया भर से अपने पर्सनल चीजों को साझा ना करिए। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है जिसका इस्तेमाल करते हुए साइबर क्रिमिनल्स आपको लगातार शिकार बना सकते हैं साइबर क्राइम के। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमें समझना होगा कि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम आ चुकी है कोविड-19 के बाद, और ये गोल्डन एज अब कई दशकों तक भारतवर्ष में रहने वाली है। तो इस संदर्भ में जितने आप स्वयं प्रिकॉशन दे पाएंगे, बिल्कुल प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। सर समय कम है इसलिए रोक रहा हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि हमारे लोग जो दर्शक हैं उन्हें बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस डिबेट के बाद। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, कोशिश कीजिए, समझदारी दिखाएंगे तो ठगी से बच सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।